आवाज आ रही है? Yes, so ओके। काफी लोग अभी तक आए नहीं है। हो जाएगा आज खत्म। मैंने रिवाइज करके आने के लिए बोला था, रिवाइज किया आप लोगों ने? यस सर। ओके। एमसीक्यूज एमसीक्यूज ट्राई किया था ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ सर। ओके। कोई नया चैप्टर चालू हुआ है आपको अभी फिलहाल करंटली, उस दिन जो बताया था उसमें से? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स तो ठीक है। ठीक है, फिर मैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाला हूँ। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करूंगा मैं। ट्राई करना आप लोग इमेजिन करने का, मैं इमेजिन नहीं करवाऊंगा, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना और इमेजिन करना, हो जाएगा। कंसेप्चुअल चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। अभी भी काफी स्लो है यार, इतने लोग इतने लेट लेट आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए सब लोग। चलो काफी देर वेट कर लिया अभी, बस ओके। प्रीवियस क्लास में हमारा यहाँ तक हो गया था। मर्क्यूरी बैटरी सेल, मैं वापस बोल रहा हूँ, इनमें से दो सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेड स्टोरेज बैटरी अच्छे से पूरा पढ़ के जाना। कोई एक पार्ट पढ़ लो, दूसरा आपको पता ही है रिवर्स है ना। ड्राई सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद डायग्राम्स। रिक्लेंस सेल, बाकी अगर आपको एक बार देखना है तो आप ऊपर ऊपर से देख के जा सकते हो एग्जाम के लिए। ये निकल, कैडमियम और मर्क्यूरी, बट इतना ज्यादा चांसेस नहीं है। फ्यूल सेल अगेन वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान यहीं से हमें पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। इसका नाम फ्यूल सेल क्यों रखा? बिकॉज ये एज अ फ्यूल यूज होता है ना। रॉकेट्स में यूज होता है। रॉकेट्स जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनके ये यूज होता है। उसका डबल फायदा है, एक तो ये फ्यूल की तरह यूज भी हो जाता है, और इसमें जो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता इसकी वजह से। इस फ्यूल सेल की खासियत ये है कि इसकी वजह से पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री है। क्यों? क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? पानी। और वही पानी पीने के लिए भी काम आ सकता है इनफैक्ट स्पेस में। तो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता, पॉल्यूशन फ्री है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस की जरूरत है। हाइड्रोजन गैस यूज करना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस है, वो ठीक है, बट हाइड्रोजन गैस अगेन, तो वो एक इश्यूज है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है इसके अंदर सब अच्छे से। ओके, फ्यूल सेल। The functioning of the fuel cell is based on the fact that the combustion reactions are of redox type and can be used to generate electricity. ठीक है, यहाँ पर कंबर्शन रिएक्शंस होते हैं। हो गई कंबर्शन, लॉजिक सी बात है, कंबर्शन ही हो रहा है। हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो कंबर्शन ही हुआ ना। कोई भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या होता है? कंबर्शन। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द फ्यूल सेल। The fuel cell differ from the ordinary galvanic cell in that the reactants are not placed within the cell. The reactants are not placed within the cell. They are continuously supplied to the electrode from the reservoir. बराबर। यहाँ पर क्या है ना, जो आप नॉर्मली सेल देखते हो, ड्राई सेल या फिर अब तक जितने भी सेल देखे, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है पहले से, है ना। इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है अब तक जो सेल देखे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है, ऐसा नहीं कि भरा हुआ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, बट इसमें हमें कंटिन्यूसली सप्लाई करता है, बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आउट एक इनलेट है, उसके थ्रू हाइड्रोजन बार बार हम पोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक इनलेट है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन बार बार पोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर
ये डिफरेंस है बाकी सेल से इसका, कि इसके अंदर रिएक्टेंट्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन द सेल, दे आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द रिजर्वॉयर। बाहर से रिजर्वॉयर लगाया रहता है, रिजर्वॉयर, और वहां रिजर्वॉयर को इनलेट से कनेक्ट किया रहता है ताकि बाहर आप क्या सप्लाई कर सको, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। ठीक है, इन दिस सेल वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन गैस और मिथेनॉल। इसमें से कोई एक, जरूरी नहीं है फ्यूल सेल हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, किसी से भी बना सकते हो। हमेशा एक क्या रहना चाहिए, फ्यूल रहना चाहिए उसमें से। इसमें से एक क्या रहना चाहिए, फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन। आपको पता है कभी भी कोई कंबशन रिएक्शंस होते हैं, कोई भी टाइप में कभी भी कंबशन रिएक्शन होते हैं तो हमेशा कंबशन एक्सोथर्मिक होता है। कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होता है तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वही एनर्जी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो वही लिखा है यहाँ पर, इन दिस सेल वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन और मिथेनॉल। मिथेनॉल भी यूज कर सकते है ना। द अदर रिएक्टेंट सच एज ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेंट। अदर रिएक्ट कौन रहेगा, हमेशा ऑक्सीजन रहेगा। और ऑक्सीजन क्या रहने वाला, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट स्टार्टिंग में 11th स्टैंडर्ड में सिखाया था। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। द सिंपलेस्ट फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सबसे सिंपलेस्ट फ्यूल सेल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। ठीक है, ये रहा। देखो क्या लिखा है इसमें, इन H2O2 फ्यूल सेल द फ्यूल इज हाइड्रोजन गैस। फ्यूल हाइड्रोजन गैस है ऑब्वियसली। ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो कंबशन में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन गैस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने भी आपको ये बोला कि एक्चुअली कभी भी कंबशन होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, क्योंकि कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर भी वही है, हम हाइड्रोजन का कंबशन करवा रहे हैं और हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, उससे क्या होने वाला है, एनर्जी लिबरेट होगी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है ना। और वो जो एनर्जी लिबरेट हुई उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रखा है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लो, ध्यान से पहले डायग्राम को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, एक तरह से हाइड्रोजन जा रहा है, एक तरह से ऑक्सीजन जा रहा है। हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है, एनोड के साइड में। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, कैथोड के साइड में। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का याद रखना। ठीक है, और आप देख सकते हो एकदम बीचों बीच इसमें क्या है, एक्वस KOH। एक्वस KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आप देख सकते हो इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वाटर। ऑब्वियसली H2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे या हाइड्रोजन का कंबशन कराओगे तो आपको क्या लिबरेट होता हुआ मिलने वाला है, वाटर। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि ये कंबशन फ्री है, सॉरी पॉल्यूशन फ्री है ना। क्योंकि अगर वाटर निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई पॉल्यूशन होने वाला ही नहीं है, कोई पॉल्यूशन होने वाला ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन देखो, द एनोड एंड द कैथोड आर पोरस कार्बन रॉड्स। ये देखो, ये पूरा का पूरा कार्बन रॉड है। ठीक है, उसके अंदर हम बाहर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं। तो एनोड एंड कैथोड आर पोरस कार्बन रॉड्स containing small amount of finely divided platinum metal that act as a catalyst। प्लैटिनम का ज्यादातर काम हमेशा कैटलिस्ट की तरह ही रहता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज हॉट aqueous solution of KOH। इलेक्ट्रोलाइट याद रखना, पूछते हैं। द कार्बन रॉड immersed in the into the electrolyte are shown in the figure। वो तो दिख ही रहा है क्लियर, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इज कंटिन्यूअसली बबल्ड थ्रू द एनोड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हम कहाँ सप्लाई करते हैं, एनोड के साइड में। एंड ऑक्सीजन गैस थ्रू कैथोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोड जो है वो तो कार्बन के है। इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे, कार्बन के इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो होता है या ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा वो नॉन रिएक्टिव होता है। मैंने आपको बोला था ग्रेफाइट और प्लैटिनम ये दो नॉन रिएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये कभी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जो भी आप रिएक्टेड के तौर पे जिसको भी यूज करोगे। तो इतना याद रखना, हाइड्रोजन गैस हम एनोड की तरफ सप्लाई करने वाले और ऑक्सीजन गैस हम कैथोड की तरफ सप्लाई करने वाले इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब बस अगर हाइड्रोजन एनोड की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, और उल्टा है
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन गैस जो है उसका रिडक्शन होगा। याद भी वैसे रख सकते हो, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन गैस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का तो रिडक्शन ही करेगा, वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इन्होंने किस तरह से दिया है, हमेशा इसके रिएक्शन थोड़े से अजीब होते हैं। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन का रिएक्शन देखो कैसा है। ये हाइड्रोजन, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन नॉर्मली किस में कन्वर्ट होने वाला है, उसका क्या होने वाला है, एनोड है ना, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब उसका नंबर बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन नॉर्मली तो 0 होता है, मतलब ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, 2H+, और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे। बट इतना इजीली लिखते नहीं है लोग बुक में, लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं, हमेशा वो लोग साथ में OH को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, वैसे ये OH कटने ही वाला है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। क्यों इस तरह से लिखते हैं, इसके पीछे रीजन है एक्चुअली, क्योंकि हम ऑक्सीजन को नॉर्मल नहीं लिख सकते ना। अभी ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे आप, अभी ऑक्सीजन का रिडक्शन दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, O2 का कैसे रिडक्शन दिखाओगे, इसलिए हम लोग OH के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले नॉर्मल लिखो, इतना लिख लिया, उसके बाद 4OH याद रखो कि 4OH जोड़ने हमें। तो समझो अगर हमने 4OH यहाँ जोड़ दिए, 4OH माइनस, ठीक है, 4OH माइनस, तो 4OH माइनस से कितने वाटर बना सकते हैं, 4OH है और ये 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4, ध्यान देना 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूं मैं, 4 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है ना, 4 ये हाइड्रोजन हो गए, 2 ये हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो 6 से हम कितना पानी बना सकते हैं, अब 4 ऑक्सीजन, नॉर्मली पहले ऐसे दिमाग लगा लेगा, 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बनने चाहिए, 4 ऑक्सीजन से 4 वाटर मॉलिक्यूल बनने चाहिए, और 4 वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन 8 चाहिए, हाइड्रोजन 8 चाहिए, इसीलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 2 हाइड्रोजन लेने होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लेने होंगे, 2H2 लेना है। ठीक है, जब 2H2 लोगे तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 4, यहाँ 4, तो क्या मिलने वाला है हमें, 4 वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2H+ नहीं लिख के, 2H+ नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल। और ऑब्वियसली अगर 4 हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने लिबरेट होने वाले हैं, 4, इलेक्ट्रॉन भी कितने लिबरेट होने वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते भी, ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन होने वाला है, मतलब समझो कि O2 है, O2 कोई चार्ज नहीं है, उसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है मतलब उसका चार्ज बढ़ेगा भी, है ना, आई मीन चार्ज कम होगा, यहाँ 0 है तो इसका चार्ज कम होना चाहिए, रिडक्शन का मतलब होता है हमेशा चार्ज कम होना। ठीक है, तो O2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है, वो हो जाना चाहिए किसमें कन्वर्ट, O-2 में, O-2 में। ठीक है, बट हम ऐसे आयनिक फॉर्म में लिख नहीं सकते O-2 एंड ऑल, तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसका रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आसान चीज को इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखी है। वैसे मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाता हूँ, उससे भी समझ सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, O2 जो है वो एक्चुअली किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, O2 माइनस में, मतलब समझो। ठीक है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2, क्यों, क्योंकि O2 जो होता है वो 0 होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हमें 0 से, अब 0 हमें रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना चाहिए, तो यहाँ देखो -2 हो रहा है, तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, मतलब रिडक्शन ही हो रहा है। ठीक है, अब लॉजिक लगाओ कि यहाँ एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 पे कितना होगा, -4, तो ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और वो 4 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से थे, वही जो हाइड्रोजन ने लिबरेट किए थे, वही जो हाइड्रोजन ने लिबरेट किए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं O2 की कहानी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई। अब हमें पता है कि OH हमें ऐड करने होते हैं, हम इस फॉर्मेट में तो रख नहीं सकते,
किस फॉर्मेट में होना चाहिए? OH के फॉर्मेट में होना चाहिए, OH के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, OH के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। एक मिनट, हाँ, क्या ट्रिक बताऊं? वैसे ही याद रख सकते हो कि हमें अल्टीमेटली जो 4 OH माइनस हमने रिएक्टेंट में जोड़े थे, हमने रिएक्टेंट में 4 OH माइनस जोड़े थे, वो यहाँ पर कट होना चाहिए। देखो मैंने एक काम करता हूँ, कॉम्प्लिकेट हो गया। एक चीज याद रखो, हमारा नेट रिएक्शन हमेशा ऐसा आना चाहिए, ये नेट रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। नेट रिएक्शन ना तो इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, ना OH माइनस आयन दिखने चाहिए। अब इसका एकदम सिंपल तरीका भी था, इसका एकदम सिंपल तरीका भी था, बट इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके दिया है। इसका सिंपल तरीका मैं पहले बता देता हूँ। सिंपल तरीका क्या था? सिंपल हम ऐसे भी बता सकते थे, H2 है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? H प्लस में, और उसने इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया, 2 है, 2 कर दिया। ध्यान देना, अब यहाँ पूरा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? O2। O2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन कितना लेगा वो जान दो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 माइनस में, 2 माइनस में, है ना। अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ध्यान देना, पूरा 2 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, प्रोडक्ट साइड में भी 2 लिखूंगा। अब उसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो मैंने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, इसलिए ऊपर वाला रिएक्शन जो है, ऊपर वाला रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे 4, ठीक है। तो अब देखो 4 और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हमारा देखो नेट क्या आ रहा है? 2H2 प्लस O2 गिव्स यू क्या मिलने वाला है? ध्यान दो, ऑक्सीजन वाले में कौन है प्रोडक्ट के तौर पे? 2O2 माइनस, और ऊपर क्या है? 4H प्लस। अब आप ही दिमाग लगाओ कि मेरे पास 2 ऑक्सीजन है और 4H प्लस, 2 ऑक्सीजन है और 4H प्लस है, कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, 2। तो पहले इसको समझो, अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे बताओ। समझा सर। मैं 2 मिनट चाय पी रहा हूँ, आप बताओ तब तक आपको समझ में आया या नहीं? हाँ, समझ में आया मैंने क्या समझाया? मेरे को खाली एक ही चीज का प्रॉब्लम हो गया कि स्टूडेंट लोगों ने बोला कि उनको स्क्रीन पे दिखता नहीं है, तो वही सोच के मैं थोड़ा सा अभी बार बार ज्यादा पूछ रहा हूँ। मुझे पहले लगता था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे तुरंत दिख रहा है, पर बाद में पता चला ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे अभी थोड़ा वो ज्यादा होने लगा कि पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। समझा क्या मैंने क्या किया है? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो उन्होंने ना इसी चीज को कॉम्प्लेक्स करके रखा है, उन लोग ऐसे इस तरह से लिखते नहीं है, वो लोग बीच में किसी और को साथ में ऐड कर देते हैं, और वो OH माइनस है, वो लोग OH माइनस को ऐड कर देते हैं ताकि ये ऑक्सीजन इस तरह से ना, ऑक्सीजन जो है ना वो इस तरह से ना दिखे। तो बस ये याद रखना, ये अगर आपके दिमाग में है तो बस अभी कुछ नहीं करना है। अब इसी रिएक्शन को आप नॉर्मली ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, पहले यही लिखना साइड में, ठीक है। अभी अभी क्या करोगे इसमें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं हाइड्रोजन साइड में क्या कर रहा हूँ, 4 OH माइनस ऐड कर दे रहा हूँ, 4 OH माइनस ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना अभी पूरा अच्छे से। 4 OH माइनस ऐड कर दिए मैंने, 4 OH माइनस की वजह से टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और 4 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो उससे क्या होने वाला है? 4 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने 4H प्लस लिखे थे उसको मैं अभी 4 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो खाली आपको करना कुछ नहीं है, आपको 4 OH माइनस ऐड करने, 4 OH माइनस ऐड करने रिएक्टेंट साइड में, उसकी वजह से प्रोडक्ट में जो H प्लस बना था ना, जो H प्लस, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देना, उसको 4
वाटर में कन्वर्ट कर देना। ये पहला चेंजेस करना है। दूसरा चेंजेस क्या करोगे, ये तो हो गया हाइड्रोजन साइड। अब ऑक्सीजन में आ जाओ। ऑक्सीजन में क्या करना है, हमें पता है कि हमें 4 OH माइनस नहीं चाहिए। अब हाइड्रोजन साइड में 4 OH माइनस रिएक्टेंट साइड में, तो ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में उसको प्रोडक्ट साइड में लिख दो। तो ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में उसको प्रोडक्ट साइड लिख दो। तो प्रोडक्ट साइड में मैं जब लिखूंगा तो मैं क्या करने वाला, ऑक्सीजन को कट कर दिया मैंने और उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, 4 OH माइनस लिख दिए। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बट अब दिमाग लगाओ कि अगर मैंने प्रोडक्ट साइड में 4 OH माइनस लिखा तो रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, दूसरी बात ये भी याद रख सकते हो, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा रिएक्शन लिखते हुए थोड़ा, क्योंकि दूसरा ये याद रखो कि जो फाइनल रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट में कितने वाटर दिख रहे हैं, 2। प्रोडक्ट में कितने वाटर दिख रहे हैं, 2। जबकि आप यहाँ ध्यान दो, जो पहला वाला रिएक्शन लिखा है मैंने हाइड्रोजन, उसमें प्रोडक्ट में कितने वाटर है, 4। मतलब किसी तरह से 2 कट होने चाहिए, तो और दिमाग क्या लगाओगे, ऑक्सीजन वाले के यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। जब ऑक्सीजन वाले के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो आपको पता है अपोजिट्स कैंसिल होते हैं। तो ऊपर वाले रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन वाले में रिएक्टेंट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो क्या होने वाले, सब्ट्रैक्ट होंगे, कितने बच जाएंगे, 2। सब्ट्रैक्ट होंगे कितने बच जाएंगे, 2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। बाकी अगर आप याद भी करो तो याद भी चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ट्रिक यही है कि पहले नॉर्मल जैसा मैंने सिखाया वैसा लिखो, ऊपर वाले में 4 OH माइनस जोड़ दो, 4 OH माइनस जोड़ोगे तो प्रोडक्ट में 4 वाटर मॉलिक्यूल बना दो, है ना। अब प्रोडक्ट ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में आओ। ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में हमें पता है कि हमें OH माइनस नहीं चाहिए, तो ऊपर वाले में मैंने रिएक्टेंट साइड में OH माइनस जोड़े थे, तो यहाँ मैं प्रोडक्ट में जोड़ दूंगा 4 OH ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है। OH जोड़ दिए। अब दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पे 4 OH है, और दूसरा क्या याद रखो, और ऊपर वाले रिएक्शन में 4 वाटर मॉलिक्यूल थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल, और अब मुझे पता है कि नेट में 2 ही आने वाले, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन वाले में रिएक्टेंट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल बना दूंगा, काम खत्म। बस इतना ही तो है। समझ में आया मैंने क्या बताया? यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेट जरूर है पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आता है एग्जाम में इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, इसको एग्जाम में आता है इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो इन्होंने आसान सी चीज को इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया, और कुछ कर नहीं सकते, OH माइनस बीच में ऐड किया है, ठीक है। कितना ध्यान रख लेना होगा, कितना समझ में आ गया। ओके, तो अभी वही है ऑक्सीडेशन एट एनोड। एट एनोड हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, है ना। और रिडक्शन एट कैथोड, the electron released at anode travels through the external circuit। वही 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिलीज हुए थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाला है, कैथोड ले लेगा। तो एक्सटर्नल सर्किट जहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन करोगे तो क्या आने वाला है, वही वाटर वाला नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, वही 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स यू H2। एग्जाम में एक फेमस क्वेश्चन आता है कि जब आप क्या रेशियो में आपको फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक सी बात, 2:1 के रेशियो, है ना। जितना आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो उससे डबल आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है, समझ में आया, ये भी ध्यान रखना। तो क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ओवरऑल रिएक्शन जब नेट रिएक्शन निकल के आया तो नेट रिएक्शन कैसा दिख रहा है, कंबशन of a H2 to form liquid water. Interestingly, the fuel hydrogen gas and the oxidant O2 does not react directly। वो आपस में एक्चुअली डायरेक्टली रिएक्ट नहीं हो रहे, वो इनडायरेक्टली रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपने देखा ना, डायरेक्ट कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, नहीं। हाइड्रोजन अपना रिएक्शन एनोड के इधर कर रहा है, ऑक्सीजन अपना रिएक्शन कैथोड के इधर कर रहा है, बट एक्चुअली नेट रिएक्शन जब हमने निकाला तो नेट रिएक्शन दिख रहा ऐसा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए और फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, वाटर। बट वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द फ्यूल हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, द
The chemical energy released during the formation of OH bond is directly converted into electrical energy, accompanying in the above combustion reaction. The cell continues to operate as long as the hydrogen and oxygen gases are supplied to the electrode. अभी यहाँ पर ऊपर वाला जो पॉइंट है वो समझ में आने वाला है. सेंटेंस क्या लिखा है? द केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड. देखो आपको पता है, मैंने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मैंने आपको नहीं सिखाया, बट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जब कभी भी बॉन्ड टूटता है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन जब कभी भी होता है तो हमेशा एनर्जी लगती है. दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस. जब कभी भी आप देखोगे कि बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है. जबकि दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं वाइस वर्सा, कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है, जब कभी भी कोई भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा एनर्जी लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वो. तो जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. तो यहाँ पर भी वही बता रहे हो लोग कि आपको पता है वाटर बनने वाला है, प्रोडक्ट में कौन है? वाटर. वाटर बनने के लिए क्या बनता है? वाटर ऐसा दिखता है, वाटर ऐसा दिखता है. तो वाटर में एक्चुअली क्या हो रहा है? वाटर में 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं. अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा, वाटर में वो 2 OH बॉन्ड होते हैं. ये है भाई कि वाटर में एक्चुअली हो क्या रहा है? वाटर में एक्चुअली 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं. वाटर में एक्चुअली कितने OH बॉन्ड है? 2 OH बॉन्ड. एक ऑक्सीजन है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा, फिर उससे एक और हाइड्रोजन जुड़ा. तो एक्चुअली कितने OH बॉन्ड है इसके अंदर? 2 OH. तो यहाँ पर 2 OH बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. तो जब वाटर बन रहा है तो वाटर के अंदर 2 OH बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. और मैंने अभी जस्ट सिखाया बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक. तो जब 2 OH बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, और वही एनर्जी जो लिबरेट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. वही लिखा है. अब पढ़ो क्या लिखा है. द केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड, during the formation of OH bond is directly converted into electrical energy accompanying in the above combustion reaction. The cell continues. अब आप ही सोचो, हमें सेल कब तक ऑपरेट करेगा? जब तक OH बॉन्ड बनेगा, क्योंकि OH बॉन्ड बनेगा तब तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तब तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओगे, है ना. और OH बॉन्ड तब बनेगा जब बाहर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई करते जाओगे. अगर आप सप्लाई बंद कर दोगे तो OH बॉन्ड बनना बंद, OH बॉन्ड बनना बंद, तो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट करेगा? तो वही लिखा है. द सेल कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड, ठीक है. इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, इसका सेल पोटेंशियल, ये रिएक्शन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है. इन्होंने लिखा ना 0.4 माइनस, वो सब नहीं लिखना है, आपको सीधा याद रखना है इसका EMF कितना होता है? 1.23 वोल्ट. एकदम इजी. 1.23 वोल्ट होता है. सीधा लिख के आने का. द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज 1.23 वोल्ट. खत्म. समझा इतना? कोई डाउट है? समझा सर. आप लोग को आवाज तो आ रही है ना? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक प्रॉब्लम है, ये है कि जितने भी सेल है ना सब कॉम्प्लिकेटेड है. जैसे कि कोई भी ले लो, आप फ्यूल सेल ले लो, आप लेड एक्यूमुलेटर ले लो, उसमें भी काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है. मैंने समझाया वो बात अलग है, बट है काफी बड़ा है. देख लो कितना क्या क्या नहीं है उसके अंदर, वो भी बहुत बड़ा है. लेक्लैंसी सेल देखो तो उसमें भी बहुत कुछ है, पेस्ट एंड ऑल, बहुत सारी चीजें. तो एग्जाम में अगर इसमें से एक भी आया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो. मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करना, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. 3 सेल है, तीनों को प्रैक्टिस करना है आपको. मतलब अब तक 3 सेल है, उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी पूछते हैं, तो एडवांटेज देखो क्या होगा भाई. एडवांटेज क्या होगा कि पोल्यूशन फ्री है. द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड. अनलाइक कन्वेंशनल गैल्वेनिक सेल, द फ्यूल सेल डू नॉट हैव टू बी डिस्कार्ड ऑन कंज्यूमिंग ऑफ केमिकल्स. मतलब ये सेकेंडरी सेल है एक तरह से. नहीं, सेकेंडरी सेल भी नहीं बोल सकते, ये अलग ही टाइप का सेल है कुछ. इसमें आप कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट सप्लाई करते जाओ तो वो सेल चलते जाएगा. तो इसके लिए आप वो डेफिनेशन बोल ही नहीं सकते कि ये प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी सेल की डेफिनेशन ही अलग थी. वहां पर हम कुछ सप्लाई नहीं करते थे बाहर से, मिक्सचर अंदर ऑलरेडी रहता था,
है ना, खाली हम बाहर से करंट सप्लाई करते थे, वो भी किसमें, सेकेंडरी सेल में। तो ये तो कुछ अलग ही है। तो पहला तो यही एडवांटेज है कि इसको हमें फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते रहो, तब तक ये चलते जाएगा। दूसरा, दे आर नॉन पोल्यूटिंग एज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट इज वाटर, है ना, बाहर तो सिर्फ वाटर निकल रहा है। तो मैं कब से बोल रहा हूँ आपको। और आपको पता है फ्यूल सेल से सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। मतलब हाइड्रोजन गैस अगर आप यूज करोगे, हाइड्रोजन गैस अगर यूज करोगे एज अ फ्यूल सेल, हाइड्रोजन गैस का कंबशन कराओगे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। देखो क्या लिखा है, फ्यूल सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। एफिशिएंसी का मतलब पता है ना आप लोगों को, एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि समझो आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आपको कुछ तो प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है, आपने सोचा था, आपने रिएक्टेंट जितना यूज किया, आपने जितना रिएक्टेंट यूज किया, जरूरी थोड़ी है कि जितना आप सोचोगे कि जो रिएक्शन हम ऑन पेपर लिखते हैं वैसा ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रिएक्टेंट लिया, उससे एक्सपेक्टेड था कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उससे एक्सपेक्टेड था कि प्रोडक्ट जो है वो 100 ग्राम बनेगा, ऐसा ऑन पेपर लग रहा है, ऑन पेपर रिएक्शन जब लिख रहे हैं। बट जब हम एक्चुअली करने जाते हैं तो वो कितना आता है, 50 ग्राम या 60 ग्राम ही आता है। मतलब आना चाहिए था 100 ग्राम, बट आया कितना, 60 ग्राम। इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 60% ही है। आना चाहिए था 100, आया 60, एफिशिएंसी कितनी है, 60, मतलब 40 लॉस्ट हो गया। हर एक में होता है वैसा, है ना। आप ही सोचो, जो करंट हमारे घर आता है, जो हमारे घर पे करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। तो वो लोग जितना सप्लाई करते हैं, उसके बीच में कितना तो लॉस्ट ही हो जाता होगा एनवायरमेंट में, है ना। तो वही होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जितना हम सोच रहे उतना नहीं होता, उससे कम होता है। किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, है ना, वो तो आइडियल केस हो गया। तो वो लोग बोल रहे हैं फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 70% है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं 100 तो 70 देगा हमें, विच इज ट्वाइस एज लार्ज व्हेन कंपेयर्ड विद एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स जो है, जिससे हम करंट जनरेट करते हैं, हमारे घर जो करंट आ रहा है वो बिकॉज ऑफ थर्मल प्लांट्स ही आता है ना, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% है। एफिशिएंसी सिर्फ 40% है। जबकि अगर हाइड्रोजन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चालू कर दे तो 70% एफिशिएंसी मिलेगी, 70%, जो कि ऑलमोस्ट ट्वाइस है। बट बहुत बड़े इश्यूज भी है, हाइड्रोजन को यूज करना इतना आसान काम नहीं है। देखो ड्रॉबैक सबसे बड़ा वही है, हाइड्रोजन गैस इज हजार्डस टू हैंडल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन इज वेरी हाई। तो ये एक प्रॉब्लम है। एफिशिएंसी काफी अच्छी है, बट पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन काफी कंबस्टिबल होता है, कुछ भी गलती हुई तो ब्लास्ट भी हो सकता है वहां पर, है ना। तो बहुत ही ज्यादा हजार्डस भी है, डेंजरस है ना। दूसरा, इसको हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना, हाइड्रोजन अगर आप यूज करें तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से निकालना भी तो पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से निकालना भी तो पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को निकालना या हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना, उसका कॉस्ट बहुत हाई पड़ता है। तो ये दो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए आज भी हम लोग थर्मल पावर प्लांट पे ही सब कुछ थर्मल पावर प्लांट पे भी चल रहा है अभी, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं वो लोग कोशिश, ठीक है। इंटरनेट माय फ्रेंड एंड ऑल तो कुछ नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल, द फ्यूल सेल आर यूज्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स जो जहाँ पे रिसर्च वर्क होता है वहां पर ये लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए। फ्यूल सेल आर आल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इन अ स्पेस प्रोग्राम। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, स्पेस प्रोग्राम में इसी को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल सेल। इन स्पेसक्राफ्ट the fuel cell is operated at such a high temperature that the water evaporates at the same rate as it is formed. जैसे ही वाटर बनता है वो इवेपोरेट हो जाता है। The vapor is condensed and pure water formed is used for drinking by astronauts. ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो पानी निकलता है वही पानी एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं अपने पीने के लिए। बट वहां पर जो ये फ्यूल सेल ऑपरेट होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। तो वो लोग कुछ क्या करते हैं, जैसे वाटर बनता है वो तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो लोग क्या करते हैं उसको कंडेंस कर देते हैं, और कंडेंस करने के बाद जो पानी आता है वो प्योर ही है, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। लोग वही यूज करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। इन फ्यूचर फ्यूल सेल कैन बी पॉसिबली बी एक्सप्लोर एज अ पावर जनरेटर इन हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड होम्स।
कोशिश चल रही है, ट्रायल्स चल रही है कि हम यूज करें फ्यूल सेल को, बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्यूल सेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ऊपर देख सकते हो आप, हैजार्डियस टू हैंडल। जो वर्कर्स यहाँ पर काम करेंगे जनरेट करने के लिए, उनके लाइफ को खतरा है। हम तो घर पे बैठे आराम से करंट यूज कर सकते हैं, बट जो लोग इसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लाइफ जो है वो रिस्क है, उनकी लाइफ रिस्क में है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये आपको एग्जाम में ना एज अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकता है, एडवांटेज आ सकता है सिर्फ, ड्रॉबैक तो एक लाइन है तो कोई पूछेगा नहीं, तो आप ऐसे ही लिख के आ जाने का। तो फ्यूल सेल वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज अच्छी लगी इस टेक्स्ट बुक की कि उन्होंने एटलीस्ट रिड्यूस कर दिया, पहले तो बहुत सारे सेल थे, तो अच्छा है ना, 3 सेल ही पढ़ने हैं आपको, फ्यूल सेल पढ़ना है, लैक्रेंचे सेल पढ़ना है और लेड एक्यूमुलेटर पढ़ना है। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था रट्टूफाई, आपको वैसे ही रट्टाफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है वो है सबसे ज्यादा ये कंसेप्चुअल है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कोई आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो पूछेगा नहीं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओ, नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन पूछ सकते हैं वो लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या होगी, अब मैं हाइपोथेटिकली वापस बताता हूँ। देखो, ये सारे एलिमेंट है, समझो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यहाँ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर जितने भी एलिमेंट, नीचे जितने भी, ऊपर जितने भी एलिमेंट है सबका SRP नेगेटिव है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, उनका SRP नेगेटिव। नीचे जितने भी है उनका SRP पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, देखो पहली एप्लीकेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये पता कर सकते हो कि कौन रिलेटिवली, समझो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से मैंने ना 2 एलिमेंट उठा दिए, ये पहला दूसरा। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ 1 और 2, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर से ही कोई तो एलिमेंट है, नाम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि 1 और 2 है। तो आप यहाँ से बता सकते हो रिलेटिवली कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में से बता सकते हो। क्यों? कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, इस सीरीज के मुताबिक आपको पता चल रहा है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे SRP बढ़ रहा है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। चलो आप पहले एक बार ट्राई करो खुद से, मुझे बताओ 1 और 2 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैसेज करोगे, वरना रुको मैं म्यूट ही कर देता हूँ सबको। सोचो अच्छे से, घाई नहीं, मुझे टाइम लगेगा चलेगा, बट मुझे परफेक्ट चाहिए। सोचो। ओके ओके, हो सकता है ये सेशन रुक जाए बीच में, आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना, और सोचना भी इसमें तब तक कि दोनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अगर रुक भी गया तो। यहाँ पर कुछ लोगों का मैसेज आया है, ओके 3 लोगों ने आंसर किया। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि सेकंड जो है, जो सेकंड है, ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड में किसका SRP ज्यादा होगा, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का SRP ज्यादा होगा, इसका